बच्चों आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, है ना। नया चैप्टर है, मतलब फूड प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ाएं, इन्हेंस करें, है ना। तो बहुत पहले से, मतलब आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, लगभग 9,000 टू 11,000 ऐसे कुछ है पहले से। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बेटा टाइम टू टाइम बहुत सारे ह्यूमन एफर्ट्स होते रहे हैं, लगाते रहे हैं लोग। बहुत सारी टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो भी है आप जानते भी हो अभी, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग को, मतलब फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज करती जा रही है बेटा, है ना। डे बाय डे पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ रही है और पूरे पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। व्हाट इज ट्रांसपोजन? क्या लिखा है? ट्रांसपोजन। ये जीन्स होते हैं बेटा, है ना। थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ लोगे तो थोड़ा और बढ़िया से हम बता पाएंगे बहुत सारी चीजों को, है ना। तो अच्छा, एक चीज और है बेटा, जो एनसीईआरटी है, जैसे हम पढ़ा देते हैं तो वैसे तो हम सारी चीजें कोशिश करते हैं क्या 100% एनसीईआरटी का हम कवर करते हैं, समझ लो। 100% एनसीईआरटी हम कवर करते हैं क्लास में। अगर आपको पढ़ना ही है कोई टेक्स्ट बुक तो आप एनसीईआरटी पढ़ना, समझ रहे हो। बाकी इधर उधर के नॉलेज और ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप इधर उधर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनसीईआरटी ओनली, वही करना है ना। जैसे कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं मार्केट में अवेलेबल जो बहुत पुराने क्वेश्चंस को भी उसमें दिए हुए हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। नीट में देख रहे हो पिछले 10 सालों से वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चन वही है। तो एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करने ही मेनली, ठीक है। अब टाइम टू टाइम जो प्लांट ब्रीडिंग में बेटा टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी अप्लाई किए गए हैं वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, है ना। और एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग है क्या चीज? प्लांट ब्रीडिंग मीन्स होता क्या है ना। ये प्लांट स्पीसीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे पास प्लांट स्पीसीज अवेलेबल है पर्टिकुलर स्पीसीज में डिफरेंट वैरायटी, उनका यूज करके बेटा हमको जो चाहिए, डिजायर्ड टाइप चाहिए जो प्लांट का, उसको प्रोड्यूस करना थ्रू द क्रॉस, है ना। या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा प्लांट ब्रीडिंग। मतलब पहले से अवेलेबल स्पीसीज जो हमारे पास हैं उसी का यूज करके न्यू प्लांट वैरायटी को डेवलप करना ही क्या है बेटा? प्लांट ब्रीडिंग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, है ना। लिखिए, इट इज पावरफुल मैनिपुलेशन ऑफ, प्लांट ब्रीडिंग में लिखो बेटा, इसमें थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा आपको। इट इज पावरफुल मैनिपुलेशन ऑफ, एक मिनट जरा होल्ड करना, लिखो, इट इज पावरफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, it is powerful manipulation of
plant species in order to create desired plant types। इसको बोलते हैं बेटा प्लांट ब्रीडिंग, है ना। इंडिया में बिटवीन 1960 टू 2000 आपने लास्ट क्लासेस में, कई सारे क्लासेस में आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना है ना। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन है इन इंडिया एंड बोरलग हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी क्या था बेटा, वो किसी भी तरह से हमें हमने क्या किया था बिटवीन 1960 टू 2000 फूड प्रोडक्शन को मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, और यूज करके फर्टिलाइजर भी हमने यूज किए थे, उसमें फर्टिलाइजर भी यूज किए थे, और ब्रीडिंग का भी सहारा लिया था, है ना। क्रॉस ब्रीडिंग का भी सहारा हमने लिया था प्लांट्स में, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब से कब तक हुआ था बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम कौन सा था? 1960 टू 2000। 1960 टू 2000 लिखिए। द डेवलपमेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन में लिखो, द डेवलपमेंट एंड फ्लरिशिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, the development and flourishing of the agriculture depend upon the plant breeding, for high yielding मतलब कि प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फॉर हाई यील्डिंग ज्यादा पैदावार, एंड डिजीज रेजिस्टेंट, राइट। मतलब बेटा हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग दो आप, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअल में क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या है बेटा? बहुत पहले से, है ना, बहुत पहले से, लगभग 9000 मैंने बताए ईयर्स टू 11 ईयर्स एगो, पहले से प्लांट ब्रीडिंग के लिए बेटा, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टेक्निक का यूज टाइम टू टाइम किया गया है ना। रिकॉर्डेड लिखिए, रिकॉर्डेड एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है, रिकॉर्डेड एविडेंस फॉर प्लांट ब्रीडिंग, recorded evidence for plant breeding date to 9000 to 11000, 9000 to 11000 years ago, पहले से रिकॉर्डेड एविडेंस है हमारे पास, है ना। उस टाइम पे भी ये अप्लाई किया जाता था बहुत पहले से, ठीक है। और एक्चुअली है क्या, इट इन्वॉल्व, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में लिखिए, इट इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन, जो आप पहले से जानते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन of pure line, hybridization of pure line
and artificial selection, hybridization of pure line and artificial selection to produce desired traits, इसके लिए बेटा देखो अभी जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जी फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, फॉर GMO का फुल फॉर्म क्या होगा? जेनेटिकली एक तो बेटा डिफरेंट प्लांट्स में हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू न्यू वैरायटी पा सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड वो है। जो न्यू मेथड है बेटा वो GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें प्लांट भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल BT कॉटन। आपने BT कॉटन का नाम कभी सुना है? हाँ या ना बताना है आपको, सुना है या नहीं सुना? कभी BT कॉटन का नाम सुना है? नो। परीक्षित नो। और बताओ लक्ष्य? अर्पण नो। और बताओ। अभिजीत, मतलब किसी ने नहीं सुना है। चलो तो ध्यान से देखो इधर, BT स्टैंड्स फॉर, ये नोट कर लिया है ना आप लोगों ने ऊपर का? बेटा ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है बैसिलस थुरिजिएंसिस, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं बेटा BT। बैसिलस थुरिजिएंसिस बैक्टीरिया का नाम है, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं? BT, राइट। बाय चांस ऐसा देखा गया बेटा कि ये जो बैक्टीरिया है एक प्रोटीन बना के रिलीज करता है, एक प्रोटीन बनाता है बेटा, और यही प्रोटीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड। बिल्कुल इंसेक्टिसाइड, क्या? बिल्कुल इंसेक्ट्स को मारने वाला, जैसे कि बॉल वर्म, समझ रहे हो ना? एक प्रोटीन रिलीज करता है बेटा जो टॉक्सिन जैसा बिहेव करता है ना? टॉक्सिन किसके लिए? टॉक्सिन के जैसा ये बिहेव करता है बेटा ये प्रोटीन फॉर बॉल वर्म, ये है इंसेक्ट, ठीक है। बॉल वर्म क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेटा ये कॉटन का जो प्लांट होता है ना, ये इसमें जो ये कॉटन की बॉल होती है, कॉटन की जो बॉल होती है बेटा, ये इस पे ये इंसेक्ट आता है बेटा और इसको ये खा जाता है, समझ रहे हो? ये इंसेक्ट इस कॉटन के बॉल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब ये कहा तो प्लांट एक अलग स्पीसीज है, इंसेक्ट एक अलग स्पीसीज है बेटा, बैक्टीरिया एक अलग स्पीसीज है। बाय चांस ऐसा देखा गया है बेटा, ये जो बैसिलस थुरिजिएंसिस बैक्टीरिया है, ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है बेटा, इस प्रोटीन को बाय चांस अगर ये इंसेक्ट इनगल्फ कर लेता है, ये इंसेक्ट अगर खा लेता है, तो होता क्या है कि ये इंसेक्ट का गट है बेटा, ये क्या है हमने बनाया है? गट ऑफ इंसेक्ट, गट ऑफ इंसेक्ट।
ये प्रोटीन जैसे ही जाती है, प्रोटीन को मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। ये जो प्रोटीन है बेटा, जैसे ही ये प्रोटीन यहां पे पहुंचती है, ये ड्यू टू एल्केलाइन पीएच ये एक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिव प्रोटीन होती है, इनएक्टिव प्रोटीन होती है। ड्यू टू एल्केलाइन पीएच ये एक्टिव हो गई। कहां पे? इस इंसेक्ट के गट में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एक्टिव होके इसके गट में स्वेलिंग करा देगा बेटा और पोर्स क्रिएट कर देगा। क्रिएट पोर्स इन गट ऑफ द इंसेक्ट्स, होल्स बन जाते हैं बहुत सारे और स्वेलिंग हो जाती है। तो पाथवे क्या हो जाएगा बेटा, ब्लॉक हो जाएगा, आगे कोई चीज जा नहीं पाएगी। फूड जो भी इनटेक करेगा ये इंसेक्ट आगे पास नहीं हो पाएगा। देन इंसेक्ट की क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये इंसेक्ट्स इस प्रोटीन को क्यों खाएगा? नहीं खाएगा, समझ रहे हो? तो हमने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे आप, उस पूरे चैप्टर में ये पूरा प्रोसेस बताया जाएगा आपको कि ये जो प्रोटीन है बेटा, प्रोटॉक्सिन बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं। प्रोटॉक्सिन सिक्रेटिंग जीन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बीटी बैक्टीरिया। ये मान लो जीन है बेटा, ये जीन है एक, जो ये प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इस जीन को हमने निकाला और इस प्लांट के सीड में हमने इंसर्ट कर दिया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या गैमेट्स में, मियोसिस के टाइम पे, जैसे भी, समझ रहे हो? उसका भी तरीका है कैसे हम इंसर्ट करते हैं। मतलब इस जीन को बेटा इस सीड में हमने लाइगेट करा दिया है, भेज दिया है किसी तरह से, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। अब इस सीड से जो भी प्लांट बनेगा कॉटन का, ये जो देखो बेटा, जो भी प्लांट बना इससे कॉटन का, तो क्या हुआ इसमें, एवरी सेल्स ऑफ द प्लांट्स, एवरी सेल ऑफ द प्लांट हैव gene of protoxin. Every cells of the plant have protoxin genes. अब अपने आप बेटा ये प्रोटॉक्सिन बनाएगा, हर सेल में बनेगा, इस कॉटन बॉल में भी बनेगा बेटा, और जैसे ही इंसेक्ट आएगा इसको खाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हमने बना लिया, ऐसा प्लांट बनाया है जो क्या है बेटा, बॉल वर्म के अगेंस्ट खुद ही फाइट कर सकता है, वो खुद ही फाइट कर सकता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने बना लिया थ्रू द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इस प्लांट को, बीटी कॉटन प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक, क्योंकि हमने ट्रांसफर किया है बेटा, हमने ट्रांसफर किया है जीन। तो बीटी कॉटन जो प्लांट है इसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बोल सकते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोल सकते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बोलो, जल्दी करो, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब सारे बच्चों को तो ये बात समझ में आ गई कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बीटी कॉटन क्या होता है। बच्चों इसका और डिटेल आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। अभी तो मैंने थोड़ी सी बात बताई है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बेटा हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हम तो जीन मैनिपुलेशन किया हमने या हाइब्रिडाइजेशन किया हमने बेटा, इसका एक्चुअल में ये एम क्या है ना, एम
एम ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, एम लिखिए। पहला क्या हो सकता है बेटा? इंक्रीज यील्ड, पैदावार बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और ग्रेन की क्वालिटी या फ्रूट की क्वालिटी, इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नंबर थर्ड, टॉलरेंस, मतलब कि वो किसी भी कंडीशन में टॉलरेट कर जाए, सरवाइव कर जाए बेटा, ठीक है। टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, टॉलरेट टू इन्वायरमेंटल कंडीशन या स्ट्रेसेस, स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है ना, ड्रॉट हो जाए या बहुत ज्यादा फ्लड आ जाए, डिफरेंट कंडीशन के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स रेजिस्टेंस, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। तो ये हमारा एम है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू कि किसी भी प्लांट को ऐसा, देखो ऐसा नहीं कि फूड प्रोडक्शन केवल हम उसके क्वालिटी को या अमाउंट को, ग्रेन के अमाउंट को इंक्रीज करके हम बढ़ा सकते हैं। भाई देखो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, पैथोजेंस हैं जो ग्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इंसेक्ट्स के अगेंस्ट हम सारा प्रिवेंट कर सकें बेटा, खाने से बचा सके, चूहे हैं बहुत सारे खा जाते हैं, गेहूं देखते हैं आप गोदाम में रखा हुआ होता है, सारा कुछ खाली कर देते हैं। तो उससे प्रिवेंशन भी क्या है, वो भी फूड इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के टेक्निक में उसको भी हमें अप्लाई करना है, उसको भी इंक्लूड करना है कि वो नुकसान न पहुंचा सके, है ना। क्लास 8th में इसको भी आपने पढ़ा है। चलो, जो इसमें स्टेप्स अप्लाई करते हैं हम, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें बेटे, जैसे कि कौन कौन से स्टेप हैं जिसको कि हम फॉलो करेंगे, वो देखते हैं आप वन बाय वन करके सारा स्टेप्स। जैसे मान लो बेटा ये एक ब्रिंजल का प्लांट है ना। इस पे मान लो इतनी ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच पे एक फ्रूट आता है, मान लो, है ना। तो और एक ब्रिंजल की वैरायटी ऐसी है बेटा जिसमें जिसमें एक ब्रांच पे बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, इस तरह से, समझ रहे हो, ऐसे बड़े सारे फ्रूट आते हैं। तो ये दो वैरायटी है। नंबर ऑफ फ्रूट्स इसमें ज्यादा हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स ज्यादा हैं, और इसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स कम है, लेकिन इसकी साइज भी बड़ी है, मान लो। तो ये टू वैरायटी हो गया बेटा, टू वैरायटीज ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। अब इनके बीच हमने क्रॉस करा दिया बेटा, क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने का तरीका आप जानते हो, मेंडलिज्म में आप लोग पढ़ चुके हो कि दोनों में हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। लेकिन बेटा कब कराएंगे हम इस हाइब्रिडाइजेशन? कराने के पहले हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। इसका भी हमें प्योर लाइन डेवलप करना होगा बेटा, और इसका भी हमें प्योर लाइन डेवलप करना होगा। समझ रहे हो? प्योर लाइन डेवलपमेंट का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? प्योर लाइन डेवलपमेंट का मतलब समझ में आता है या मैं बता दूं?
ठीक है, प्योर लाइन का मतलब समझ में आता है आपको। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, दोनों का डेवलप्स प्योर लाइन, उसके बाद दोनों में हमने क्रॉस करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, और हमें जो यहाँ पे प्रोजेनी मिलेगी बेटा, इन प्रोजेनी हैव मिक्स वेराइटी, फॉर बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की मिक्स वैरायटी, या इसको हम बोलेंगे सुपर नेटेंट, सुपर रिकॉम्बिनेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, जो ये मिला इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपर रिकॉम्बिनेंट, सुपर रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं हम। समझ में आ गया, ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसको हम जितने भी स्टेप इसमें हम फॉलो करते हैं बेटा, उसको वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें पहला लिखा है बेटा कलेक्ट, ऐसा करने के लिए बेटा दो वैरायटी हमने चूज किया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना पड़ेगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन है ना, कलेक्शन एंड वेरिएबिलिटी, पहला हेडिंग दो स्टेप्स में लिख रहा हूं, पहला ये तो केवल समझा रहा था मैं, पहला क्या लिखोगे बेटा आप, कलेक्शन एंड वेरिएबिलिटी, कलेक्शन एंड वेरिएबिलिटी, कलेक्ट करना है ना। पहले मैं बता दूं कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन एंड वेरिएबिलिटी में क्या करते हैं बेटा, हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं। और कैसे करते हैं देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेज की 25 वैरायटी है इन इंडिया, मान लो, ठीक है, इंडिया में 25 वैरायटी है, ठीक है। तो ये जो 25 वैरायटी है बेटा अलग अलग स्टेट में पाई जाती है, मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ पे है, ऐसे है ना, अलग अलग स्टेट में। तो यहाँ पे ए पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, यहाँ पे सी वैरायटी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे ई भी है ना, यहाँ पे एफ है, जी है, एच है, मतलब इस तरह से सुहाना पूरे इंडिया में अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। तो सभी जगह से बेटा सारे प्लांट्स को कलेक्ट करना और उसके एक्चुअल में उसके सीड्स को कलेक्ट करना है ना, कलेक्शन ऑफ सीड्स ऑफ ऑल द वैरायटी, सब जितनी सारी वैरायटी हैं सबके अगर एक एक दो दो सीड्स का हम कलेक्शन कर लें बेटा, तो उसमें सारे जीन्स आ जाएंगे, सारी वैरायटी के जीन्स आ जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं बेटा जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, फिर दूसरा स्टेप हमें क्या लिखना होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सीड्स, कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सीड्स, मैंने ये नहीं लिखा ऑल सीड्स, ऐसा नहीं, ऑल टाइप ऑफ सीड्स, मतलब हर वैरायटी का सीड्स हमने कलेक्ट कर लिया। और इसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं बेटा हम कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। इसके बाद आगे का काम हम करते हैं बेटा, जो भी हाइब्रिडाइजेशन करवाना है इसके बाद वाला स्टेप है वो, मतलब सारी वैरायटी के सीड्स को हमने कलेक्ट कर लिया, जर्म प्लाज्म कलेक्शन हुआ वो, है ना। लिखिए इसमें कलेक्शन ऑफ प्लांट्स इन ब्रैकेट सीड्स, collection of plants in bracket seeds having collection of plants having
having collection of plants in bracket seeds having all the desired alleles for all genes in a given crop is called germplasm. ठीक है। इसके बाद बेटा हम अब उनमें जितने भी हमने मान लो 25 इकट्ठे किए, इसमें हम देखते हैं बेटा कि सबसे परफेक्ट कौन है क्रॉस के लिए। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड इवैल्यूएशन, इनमें से कौन वैरायटी है जो मैक्सिमम इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो जाए या उसके उसमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया हम देखते हैं पैरामीटर के थ्रू कि कौन सा बेस्ट है एज ए यूज करने के लिए एज ए पेरेंट्स, मतलब कि क्रॉस कराने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड हेडिंग दो, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उनमें जो बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं। लिखिए इवैल्यूएशन ऑफ germ plasm to identify plants, evaluation of germ plasm to identified plants with desirable combination and characters. Next point, selected plants are multiplied by self pollination. Selected plants are multiplied by self pollination. For development of आप बताओ क्या डेवलप करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करते हैं उसमें, बताओ बच्चों, क्या चीज डेवलप करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं हम प्लांट्स में, सेलेक्टेड प्लांट्स में। प्योर लाइन अर्पण वर्मा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा गौतम, वेरी गुड। हाँ तो लिखिए डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप आएगी बेटा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। क्रॉस hybridization among selected parents, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। अब दो प्लांट्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं बेटा ये क्रॉस कराने के लिए, हो सकता है कि इसमें मान लो दो प्लांट हमने सेलेक्ट किए, वन प्लांट इधर एंड इधर वन प्लांट में लिख देता हूं, दो प्लांट मैंने सेलेक्ट किए, तो ये मान लो कोई पर्टिकुलर डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है, डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है। ये मतलब कि डिजीज के अगेंस्ट, दो प्लांट है बेटा,
एक ही वो स्पीसीज है, वैरायटी अलग अलग है उनमें। तो एक प्लांट है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है बेटा, उस कम डिजीज होती है उसको। दूसरा प्लांट है जो प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच है, समझ रहे हो। तो अब इसमें हम क्रॉस कराएंगे, इसमें क्रॉस कराएंगे और देखेंगे कि हमें जो प्रोजेनी मिलेगी वो दोनों का चांसेस हैं। हम 100% नहीं बोल रहे हैं अभी, अभी आगे देखेंगे क्या होता है जब क्रॉस कराएंगे। तो इन दोनों का जो है इसमें कैरेक्टर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, चांसेस तो बहुत कम होता है लेकिन आने के चांसेस हैं, समझ रहे हो। डिजायर्ड जो हमारा कैरेक्टर होना चाहिए वो इसमें होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। कितना परसेंट होता है अभी बाद में हम देखेंगे, है ना। अब क्रॉस कराने के लिए बेटा जो स्टेप है हमारा, वो पहला इसमें थर्ड स्टेप में ही पहला हम क्या लिख सकते हैं, क्या करेंगे क्रॉस कराने के लिए, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन आप जानते हो, इमस्कुलेशन जानते हो आप लोग। इमस्कुलेशन दो तरह से होता है बेटा, एक तो फोरसेप से, एक हम फोरसेप यूज करते हैं, चिमटा, फोरसेप को चिमटा बोलते हैं ना। दूसरा हॉट वाटर मेथड, हॉट वाटर मेथड। और ये जो है जो हम यूज करते हैं बेटा इमस्कुलेशन, वो किस तरह के प्लांट में यूज करते हैं बेटा, बाई सेक्सुअल प्लांट में यूज करते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल प्लांट में यूज करते हैं, है ना। और बाइसेक्सुअल प्लांट, हाँ, और ऐसा बाइसेक्सुअल प्लांट जिसको हम एज ए फीमेल फ्लावर यूज करना चाहते हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा जो, जिसको हम एज ए फीमेल फ्लावर यूज करना चाहते हैं, उसमें हम इमस्कुलेशन करते हैं बेटा। बाइसेक्सुअल फ्लावर यूज्ड एज फीमेल फ्लावर, उसमें हम इमस्कुलेशन करते हैं, है ना। और कब इमस्कुलेशन करते हैं, बिफोर एंथेसिस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंथर, बिफोर एंथेसिस, मतलब मैं एंथर के मैच्योर होने के पहले क्या करते हैं हम, उसमें इमस्कुलेशन कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। और दो तरह से करते हैं, एक तो फोरसेप चिमटा मेथड, हम उसको प्लग कर लेते हैं सीधे सीधे एंथर को मैच्योर होने के पहले। दूसरा है बेटा हॉट वाटर मेथड, गर्म पानी। ये कैसे और क्यों और किस तरह के फ्लावर में करते हैं, जैसे एक्चुअली ये जो हॉट वाटर मेथड है बेटा, ये हम अप्लाई करते हैं इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस मतलब ये हुआ कि ये फ्लावर इस तरह का है बेटा कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर है, मतलब एक्सिस पे पेडिसिल पे बेटा बहुत सारे फ्लावर एक साथ लगे हुए हैं, है ना, डेंसली पैक्ड है, ये डेंसली पैक्ड है बेटा, इस तरह का है, देख रहे हो। अब इसमें कहां कहां आप फोर्सेप लगाओगे और कितना लगाओगे, और मान लो इसको तोड़ रहे हो, इससे फ्लावर इधर जा सकता है, कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं बेटा, इसमें बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, इनफ्लोरेसेंस है ये। अब इसमें तो हम तोड़ नहीं सकते ना एक एक एंथर को। फिर क्या करते हैं बेटा, इस पूरे एंथर पूरे इनफ्लोरेसेंस को एक बॉटल में, ये एक बॉटल है बेटा, बैगिंग तो बाद की चीज है बेटा, इमस्कुलेशन के बाद हम बैगिंग करते हैं, है ना। बैगिंग इसलिए करते हैं बेटा कि उसके ऊपर दूसरा कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए। पहले तो समझ लो इमस्कुलेशन को, इमस्कुलेशन के दो मेथड मैंने बताया आपको, एक फोरसेप, दूसरा हॉट वाटर मेथड। हॉट वाटर मेथड कहाँ पे अप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं वो मैं बता रहा हूं। देखो, बॉटल में पानी ले लेते हैं बेटा गर्म, ठीक है, ये हॉट वाटर है, ऐसा, ठीक है।
पहले से हमने पानी लिया हुआ है और इसको प्लग कर दिया हमने पहले, टाइटली ये प्लग्ड है ऐसा, ठीक है। इसको पहले नीचे करेंगे ऐसे, गर्म पानी इसमें लेंगे, पहले इसको नीचे करेंगे, फिर इस पूरे इनफ्लोरेसेंस को इसके पास ले जाके और पूरे इनफ्लोरेसेंस को इसके अंदर कर देंगे, अब फिर से इसको प्लग कर देंगे बेटा थोड़ी देर के लिए। मतलब हमारा पूरा का पूरा ये जो प्लांट है बेटा स्टेम, ये इनफ्लोरेसेंस है, इसमें देखो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इससे क्या होता है कि हॉट वाटर फीमेल फ्लावर को गायनोसियम को अफेक्ट नहीं करता बेटा, हॉट वाटर गायनोसियम को अफेक्ट नहीं करता। किसको अफेक्ट करता है बेटा, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस को वो कुछ नहीं करता बेटा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को अफेक्ट करता है। हॉट वाटर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को अफेक्ट करता है बेटा, और क्या करता है वो डैमेज कर देता है स्पोरोजिनस टिश्यू को, फिर क्या होगा पॉलन ग्रेन बनेंगे ही नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होगा नहीं। पॉसिबल नहीं है कि हम फोरसेप का यूज करके इनके सारे एंथर्स को रिमूव कर पाए, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस है, अकेला एक फ्लावर नहीं है, पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है बेटा वो। समझ में आ गया कि हॉट वाटर मेथड कहां पे और क्यों अप्लाई करते हैं, बोलो बोलो, हॉट वाटर मेथड कहां पे और क्यों अप्लाई करते हैं, बिल्कुल क्लियर। अब लिखो, ठीक है बेटा, अब इसमें लिखो हॉट वाटर मेथड में लिखो, rising temperature does not affect, rising temperature does not affect maturation of gynoecium, does not affect maturation of gynoecium, but it affect the maturation of the anther, but it affect maturation of anther, maturation of anther. Next point, hot water usually used in inflorescence, usually या generally used in inflorescence, ठीक है। अब जो अभी आपने किसी ने लिखा था कि सर बैगिंग यूज करेंगे, बैगिंग कर देंगे, मतलब फ्लावर का जो फीमेल फ्लावर है उसकी बैगिंग कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दूसरा पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट न कर सके इसके लिए। तो इसी स्टेप में नेक्स्ट है बैगिंग। बैगिंग करते हैं बेटा इमस्कुलेटेड फ्लावर को ना, आफ्टर इमस्कुलेशन, ये भी याद रखना, पूछता रहता है कभी कभी, पहले हम क्या करते हैं बैगिंग करते हैं कि इमस्कुलेशन करते हैं, ठीक है। तो बैगिंग कब करते हैं बेटा, आफ्टर इमस्कुलेशन, आफ्टर इमस्कुलेशन क्या करते हैं हम बैगिंग कर देते हैं, है ना। मतलब कि अगर ये फ्लावर है ऐसे, है ना, ऐसे फ्लावर है, तो यहाँ पे एक नायलॉन प्लास्टिक का बटर पेपर, है ना, यूजुअली हम बटर पेपर यूज करते हैं बैगिंग के लिए, ठीक बात है। टैगिंग क्या होता है, इसके बाद टैगिंग भी तो करते हैं, टैगिंग क्या है बेटा, टैगिंग क्या है, उस प्लांट पे डेट और प्लेस जो लेबल कर देते हैं हम, उसी को बोलते हैं बेटा हम टैगिंग, है ना। तो इमस्कुलेशन, बैगिंग, फिर टैगिंग, ठीक है, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, दिस इज वेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा ये बहुत थका देने वाला मतलब प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। तो इसमें लिखिए दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस,
थका देने वाला है ना। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस, फुल स्टॉप। और उसके बाद भी देखो हाइब्रिड्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर उसमें आ ही जाए, जेनेटिक्स का रूल और रेगुलेशन तो आप लोग सब लोग जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द हाइब्रिड्स मे नॉट बी कंबाइन द डिजायर्ड कैरेक्टर्स। इतने के बावजूद भी द हाइब्रिड्स मे नॉट कंबाइन, द हाइब्रिड्स मे नॉट कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार, या नोट करके लिखिए, आपकी मर्जी, स्टार लगाओ, लिखिए। यूजुअली only one in few hundreds to thousand, only one in few hundred to a thousand crosses shows the desirable combinations. ठीक बात है। अब बताओ आप लोग, दोनों मेथड मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है, सोच समझ के आंसर दो। एक तो मैंने बताया बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू न्यू वेराइटी प्रोड्यूस करना, और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू वेराइटी प्रोड्यूस करना। दोनों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि प्रोजेनी में डिजायरेबल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने के मैक्सिमम चांसेस हैं? दोनों में से कौन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन या बायोटेक्नोलॉजी? आंसर हो गया बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो क्या बेटा आपको क्या लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी में के थ्रू, जैसे कि मैंने बीटी कॉटन हमने वो बनाया था, उसी तरह से बेटा बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया है, बीटी ब्रिंजल बनाया गया है। बीटी ब्रिंजल का मतलब कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले का मतलब शायद आप लोगों को याद ना हो, 8 साल 10 साल पहले की बात है। उसके पहले जो ब्रिंजल होते थे बेटा, बैगन जो होता था ना, उसमें बहुत सारे कीड़े लगते थे अंदर अंदर तक। मतलब कि 10 बैगन आपने खरीदा, उसमें 4-5 तो निकल जाते थे कि उसमें कीड़े रहते थे, है ना। अभी भी गांव में या अभी भी वैरायटी वो मार्केट में है, आती है, लेकिन कम आती है जिसमें कीड़े लगे होते हैं। उतने नहीं कीड़े लगते हैं, आप जानते हो क्यों? वो बीटी ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल है। मतलब बैसिलस थुरिजिएंसिस का बेटा प्रोटॉक्सिन वाला जो प्रोटीन है ना, उस ब्रिंजल में अवेलेबल है। तो बेटा वो प्रोटीन तो इंसेक्ट को मार देती है। अब ह्यूमन उसको इनगल्फ कर रहा है बेटा, ठीक है ना, इंजेक्शन के थ्रू हम ले रहे हैं उसको, तो क्या हमें वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? करेगी नहीं करेगी? करेगी बेटा, वो भी कि नहीं कर सकती है? बिल्कुल सही जवाब है, कर सकती है। किसी ने वो लिखा था अभी, हाँ, करेगी नहीं करेगी वो तो, हाँ वो तो बेटा वो तो एक्सपेरिमेंट की बात है, बहुत सारे लोगों पे इस पे एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, करनी तो चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, जो कोई भी प्रोटीन हम खाते हैं ओरल, है ना, ड्यू टू एक्शन ऑफ प्रोटीएजेज, है ना, बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनके एक्शन के बाद वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोटीन को हमारा प्रोटीओजेज डाइजेस्ट कर देगा, ऐसा नहीं है बेटा। हेयर क्या है? प्रोटीन है ना, उसको खा के देखो, बाल खा के देखो, डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। हमारे में जो प्रोटीन, एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इट मींस क्या हुआ? हर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंजाइम, प्रोटीएजेज, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है।
ग्रासेस तो वो तो बेटा सेलुलोज की बात हो गई। ग्रासेस को हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेलुलेज हमारे पास नहीं है। हाँ, सेलुलोज जब तक सेल वॉल टूटेगी नहीं डाइजेस्ट होगा नहीं। लेकिन चलो सैलेड में जो आप खाते हो, सैलेड में जो खाते हो, जैसे कि आपने टोमेटो ले लिया, खीरा ले लिया बेटा, बहुत सारी चीजें है ना, ऑनियन ले लिया, तो इसके जो सेल है बेटा उसके ऊपर सेल वॉल है, उसको तो डाइजेस्ट हम करते नहीं, तो हमारे लिए तो बेकार हो गई। फिर डॉक्टर क्यों कहता है कि आप सैलेड जरूर खाओ? वो इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो अच्छा है। वो इंटेस्टाइनल वॉल को क्या करेगा बेटा? साफ करेगा। बिल्कुल सही बात है अर्पण वर्मा, वो रफेज का काम करता है। देखो बात कहां से कहां जा रही है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कोई चीज प्रोड्यूस कराते हैं बेटा, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट की जरूरत है कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है कि बेनिफिशियल है कि न्यूट्रल है, क्या है ना, तब उसको मार्केट में हम लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कि वो भी इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ पा रहे हैं, सुन मतलब देखने से ऐसा लगता है। बायोटेक्नोलॉजी भी के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को मार्केट में लॉन्च करना है बेटा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी टेडियस प्रोसेस ही है एक, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इंसेक्ट से, पेस्ट से, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे, 2-3 प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे बेटा। आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हमने निमेटोड्स को किल करने वाला एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना लिया है, वो भी टोबैको प्लांट्स है ना। एक मेलाडो जीन इनकॉग्नेसिया एक निमेटोड होता है बेटा, जो टोबैको प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करता है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देता था, लेकिन अब नहीं कर पाता क्योंकि हमने उसमें एक जीन मैनिपुलेट कर दिया है। तो चलो वो तो बात की बात है, बायोटेक्नोलॉजी में आप उसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप की बात चल रही थी अभी। तो हाइब्रिडेशन बेटा ऐसा एक प्रोसेस है इसमें कि थाउजेंड्स में कोई एक प्लांट हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर वाला होगा, है ना। तो बहुत टेडियस प्रोसेस है ये। नेक्स्ट स्टेप लिखो, इसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सिलेक्शन एंड नेक्स्ट नंबर चाहे जो होगा मुझे याद नहीं है, आप लिखो। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ superior recombinants, selection and testing of superior recombinants, ठीक है। इसमें लिखिए द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स आर। अब देखो जो सुपीरियर मान लो हमको मिला, उसका सेल्फिंग अगर हम कराने लगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सरवाइव भी करे, अगले जनरेशन टू जनरेशन सरवाइव करता चला जाए, ऐसा भी नहीं है। कई जनरेशन तक उसको हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सरवाइव भी करता है या नहीं करता है ना। और होमोजाइगोसिटी जब तक डेवलप नहीं होगी हम मार्केट में लॉन्च कैसे कर दें? मतलब किसी भी डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए जब तक वो होमोजाइगोसिटी के कंडीशन में ना आ जाए बेटा, तब तक लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगले जनरेशन में जाकर के वो डिजायरेबल कैरेक्टर डिसअपियर हो जाए। तो होमोजाइगोसिटी डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। लिखिए द लिखिए द सुपीरियर recombinants the superior recombinants are self pollinated. Superior recombinants are self pollinated for several generations till they reach a state of homozygosity. The superior recombinants are self-pollinated for several generations till they reach a state of homozygosity.
so that the characters will not segregate in the progeny, so that the characters will not segregate in the progeny. मतलब इस तरह से कि ऐसा नहीं है कि अगले जनरेशन में जाके सेग्रीगेट हो जाए, समझ रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग दो, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टेस्टिंग, रिलीज एंड commercialization of new cultivars। न्यू कल्टीवर्स, न्यू कल्टीवर्स मतलब न्यू वैरायटी, न्यू कल्टीवर्स मतलब न्यू वैरायटी, है ना। कल्टीवर्स मतलब होता है न्यू वैरायटी। लिखो बेटा इसमें, द इवैल्यूएशन इज फॉलोड बाय, the evaluation is followed by testing the materials, in farmers field। एक्चुअल में फार्मर्स फील्ड में उसकी टेस्टिंग होगी, फार्मर्स फील्ड फॉर एट लीस्ट 3 generations, for at least 3 generations or 3 growing seasons, 3 generations or 3 growing seasons at several conditions, in the country, Next point, reference cultivar dash original variety or new variety, original variety। रेफरेंस कल्टीवर मीन्स क्या होता है, ओरिजिनल वैरायटी, न्यू वैरायटी नहीं, ओरिजिनल वैरायटी। मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमने सेलेक्ट किए थे हाइब्रिडाइजेशन के लिए पेरेंट्स को, उस वैरायटी को हम सेफ रख लेते हैं, और कि पता नहीं जो हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो डेवलप करना चाहते हैं वो तो डेवलप ना हो, पता चला ये भी खत्म हो जाए। तो रेफरेंस के लिए बेटा हम जो वैरायटी जो पेरेंट्स की थी, गुड वैरायटी थी, सुपीरियर वैरायटी थी अपने आप में, जो हमने सेलेक्ट किया था, उसको हम रख लेते हैं, ओरिजिनल वैरायटी। तो रेफरेंस कल्टीवर उसको बोलते हैं, रेफरेंस कल्टीवर उसको बोलते हैं, दैट इज ओरिजिनल वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस कल्टीवर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the material is evaluated, जल्दी करो दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। the material is evaluated in comparison to the best available, the material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivar, local crop cultivar dash a check or reference cultivar। ठीक है, अच्छा। इन इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन इंडिया 33% of gross domestic product,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, 33% ऑफ जीडीपी, ठीक है, एंड 62% ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। ये सपोर्ट करता है बेटा एग्रीकल्चर, बाय एग्रीकल्चर। हमारे वहां जो एग्रीकल्चर होता है बेटा, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग लगभग 62% हैं, 62% एम्प्लॉय, और जीडीपी को सपोर्ट करता है 33%। जीडीपी को कितना सपोर्ट करता है बेटा? 33%। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।